सुबह का सूरज विशाल कपूर खानदान की जागीर के ऊपर उग आया। अधिकांश लोगों के लिए ये बस एक और सामान्य दिन की शुरुआत थी, लेकिन आर्यन के लिए ये किसी बहुत बड़ी चीज़ का आगाज़ था। वह अपनी झोपड़ी में टूटे हुए आईने के सामने खड़ा था। एक धुंधला प्रतिबिंब उसे वापस घूर रहा था। उसके शरीर से चोट के निशान और खुले घाव गायब हो चुके थे। उनकी जगह अब हल्की जीवन शक्ति से कसी हुई त्वचा ने ले ली थी। उसका शरीर, जो कभी कमजोर और बीमार लगता था, अब ताकत के निशान लिए हुए था। सुबह की रोशनी में उसकी आंखें हल्के लाल रंग में चमक उठी, उस शक्ति की गूंज जिसने कभी पाताल राक्षस संप्रदाय अबिसल फीन सेक्ट को कपा दिया था। उसके होठों पर एक शांत और कुटिल मुस्कान आ गई। बुरा नहीं है, वह बुदबुदाया। मैं एक हफ्ते में ही क्यूई रिफाइनिंग के मध्य चरण तक पहुंच गया हूं। उसके पुनर्जन्म को लगभग एक हफ्ता हो चुका था। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ा, अपनी त्वचा के नीचे दौड़ती हुई क्यूई की पतली लेकिन जीवंत धारा को महसूस किया। अगर मेरे पास और संसाधन होते तो मैं अब तक क्यूई रिफाइनिंग के शिखर चरण तक पहुंच चुका होता। कम से कम उसे कीमियागिरी एल्केमी का ज्ञान था और उसने पहाड़ों में मिली जड़ी बूटियों से गोलियां बनाई थीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मध्य चरण तक भी नहीं पहुंच पाता। प्रतियोगिता का विचार। आर्यन की बची हुई जड़ी बूटियों को छांटते समय उसका मन भटकने लगा। उसकी कच्ची गोलियों ने अपना काम कर दिया था, उसके शरीर को बहाल करने और उसकी क्यूई को जगाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन अगर उसे आगे बढ़ना था तो उसे दुर्लभ सामग्री और मजबूत गोलियों की जरूरत थी। लेकिन कपूर जागीर के भीतर ऐसी चीज़ें कड़े नियंत्रण में थीं। उस जैसे नौकरों की पहुंच खानदान के असली संसाधनों तक नहीं थी। तभी एक याद उसके मन में उभरी, धुंधली लेकिन स्पष्ट, इस शरीर के अतीत से ली गई। कपूर खानदान की वार्षिक प्रतियोगिता। ये साल में एक बार आयोजित की जाती थी, जहां नौकर, बाहरी शिष्य और खानदान की युवा पीढ़ी बुजुर्गों के सामने प्रतिस्पर्धा करती थी। अधिकांश के लिए यह प्रतिभा का प्रदर्शन था, लेकिन एक नौकर के लिए यह उनके दुख से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। उसे याद आया कि कैसे वह हर बार इसमें शामिल होता था, घायल और निराश, इस उम्मीद में कि उसे शिष्य के रूप में चुना जाएगा। हर प्रयास का अंत एक ही तरह से होता था, सबके सामने पिटना। लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। वह आर्यन नहीं था जो कीचड़ में रेंगता था। शिष्य बनना, वह बुदबुदाया, अपनी आंखें सिकुड़ते हुए। ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी कसमों या तथाकथित वफादारी की परवाह है। फिर भी वह वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकता था। कपूर खानदान इस क्षेत्र का निर्विवाद शासक था। उनके संसाधन और प्रभाव उन्हें लगभग अछूता बनाते थे। अगर उसे तेजी से ऊपर उठना था तो कपूर खानदान का समर्थन होना अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता के दिन सैकड़ों लोग जमा हुए थे, नौकर, शिष्य, बुजुर्ग और मेहमान। कपूर खानदान के प्रतीक वाले झंडे गर्व से लहरा रहे थे। प्रतियोगियों की कतारों में आर्यन भी खड़ा था। उसके फटे पुराने कपड़े साफ धुल चुके थे, हालांकि वे शिष्यों के रेशमी वस्त्रों की तुलना में अभी भी बहुत साधारण थे। मैं अभी भी क्यूई रिफाइनिंग के शिखर चरण तक पहुंचने में विफल रहा। उचित संसाधनों के बिना केवल अपने ज्ञान पर भरोसा करके अगले चरण में आगे बढ़ना वास्तव में कठिन था। फिर भी वह शिखर चरण से बहुत दूर नहीं था। हवा में हल्की शत्रुता महसूस की जा सकती थी। नौकर ताने मार रहे थे, शिष्य कानाफूसी कर रहे थे। क्या ये वही नौकर नहीं है जिसे पिछले हफ्ते अधमरा पीटा गया था? वह अभी भी जिंदा है, शायद फिर से पिटने आया है। आर्यन ने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। उसने कभी सम्राटों का सामना किया था और प्राचीन जानवरों को निगला था, उनके सामने ये भौंकने वाले कुत्ते क्या थे? रणभूमि में उतरना। मंच से एक जोरदार आवाज गूंजी। वार्षिक कपूर खानदान प्रतियोगिता शुरू होती है। भीड़ ने जयकार की। आर्यन अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसने उस समय का उपयोग प्रतिभागियों के स्तर को भांपने में किया। जिन लोगों में प्रतिभा थी वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में थे। वे आर्यन से एक चरण ऊपर थे, लेकिन उसे नहीं लगा कि वे उसके लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी करेंगे। प्रतियोगिता के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिस पर आर्यन ने ध्यान दिया। एक नौकर घबराते हुए अमित कपूर खानदान के मुखिया के पास आया और वे तुरंत वहां से चले गए। जरूर कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। जल्द ही आर्यन की बारी आई और उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि कपूर खानदान का वह युवा मास्टर था जिसने असली आर्यन को मारा था। वह केवल खानदान का खून रखता था, उसकी प्रतिभा औसत थी और उसे अन्य शिष्यों से अलग नहीं माना जाता था। इसी कुंठा में वह अक्सर आर्यन को अपना शिकार बनाता था। लगता है मैं इस शरीर का बदला उम्मीद से जल्दी ले सकूंगा, आर्यन ने अखाड़े की ओर बढ़ते हुए कुटिलता से सोचा। राजकुमारी का आगमन। तभी एक हंगामा हुआ और अमित कपूर के जाने का कारण पता चला। राजकुमारी सुनैना, वह वहां पधारी थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नौकर और यहां तक कि खानदान के मुखिया भी घबराए हुए थे। आर्यन ने राजकुमारी सुनैना को हल्की दिलचस्पी से देखा। वास्तव में वह बहुत सुंदर थीं। अचानक उसे एक सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अपनी कमजोर इंद्रियों के कारण वह पता नहीं लगा पाया कि यह कौन था। क्या यह मेरा वहम था? उसने सोचा। उसे नहीं लगा कि उसने अभी तक किसी की नज़रों में आने जैसा कुछ किया है। वह अखाड़े की ओर बढ़ा, जहां उसका पहला प्रतिद्वंद्वी और उसे प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। न केवल मुझे इतना कमजोर प्रतिद्वंद्वी मिला, बल्कि मुझे शाही परिवार के सामने दिखावा करने का मौका भी मिला। लगता है मेरा गौरव का क्षण आ गया है, उस लड़के ने हंसते हुए कहा। आर्यन उसकी बात पर मुस्कुराया।
बेशक मुखिया और राजकुमारी के सामने अपमानित होना तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक होगा। ध्रुव ने कपूर खानदान की युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता में शामिल होने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कृपया इस ओर आएं। अमित कपूर ने ऊपर बनी वीआईपी दीर्घा की ओर रास्ता दिखाया। यह क्षेत्र सबसे विशिष्ट मेहमानों के लिए आरक्षित था। रेशमी पर्दों के बीच से नीचे प्रतियोगिता के मैदान का शानदार नज़ारा दिख रहा था। बीच में स्पिरिटवुड से बनी और जैद से जड़ी एक बड़ी कुर्सी रखी थी जो खुद अमित कपूर की थी। हालांकि वह कुर्सी अब राजकुमारी सुनैना को आदर के साथ दे दी गई थी। उसके पास एक और शानदार कुर्सी तैयार की गई थी जिसकी बनावट और गुणवत्ता से यह साफ था कि वह ध्रुव के लिए थी। अमित कपूर ने दोनों कुर्सियों को बराबर की सुंदरता और सावधानी से सजाया था, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो वह सूक्ष्म अंतर देख सकता था। ध्रुव की कुर्सी थोड़ी ऊंची रखी गई थी और उसके पिछले हिस्से पर सोने की बारीक कढ़ाई थी। यह अमित कपूर की एक सोची समझी कोशिश थी। यह एक मौन स्वीकारोक्ति थी कि ध्रुव का रुतबा राजकुमारी सुनैना से भी ऊपर था। राजकुमारी सुनैना ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अगर उसने गौर भी किया होता तो उसे भी इस बात से सहमत होना पड़ता। ध्रुव ने भी इस पर गौर किया लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अमित कपूर पहले व्यक्ति नहीं थे जो उसकी चापलूसी कर रहे थे। तभी भाग्यशाली व्यक्ति का पता चला। प्रणाली ने अचानक एक स्वर्ग द्वारा चुने गए व्यक्ति का पता लगाया। ध्रुव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जांच जारी। भाग्यशाली व्यक्ति की प्रोफाइल खुली। नाम आर्यन, उम्र 19, भाग्य ग्रेड 3 सितारे, साधना स्तर क्यूई रिफाइनिंग मध्य, नियति जिसे कभी दुनिया पाताल सम्राट के नाम से जानती थी। वह एक सर्वोच्च असुरी अमर साधक था जिसने अनगिनत राक्षसी संप्रदायों को अपनी इच्छा के आगे झुका दिया था। सदियों तक उसके नाम से स्वर्ग कांपता था और धार्मिक साधक डर के मारे एकजुट हो जाते थे। कहा जाता था कि उसका लहू सेनाओं को शुद्ध करता था, उसकी आत्मा संतों को निगल जाती थी और उसका मार्ग संहार और अराजकता पर टिका था। अपने ही संप्रदाय द्वारा धोखा दिए जाने और अमर अधिपतियों के हमले के बाद वह मोक्ष की दहलीज पर मारा गया। लेकिन उसकी नफरत कम नहीं हुई। उसकी आत्मा शून्य को चीरते हुए आर्यन के शरीर में जाग उठी। अब कपूर खानदान में एक मामूली नौकर के रूप में पैदा हुए आर्यन की राक्षसी शक्तियां भीतर सोई हुई हैं, लेकिन बदले की आग सुलग रही है। उसकी नियति प्रतिशोध से भरी है, एक ऐसी आत्मा जो स्वर्ग को सजा देने के लिए दोबारा उठेगी। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि उसे एक और भाग्यशाली व्यक्ति मिलेगा, और वह कमज़ोर भी नहीं था। बस मुद्दा यह था कि वह फिलहाल बहुत कमज़ोर था क्योंकि उसका पुनर्जन्म हाल ही में हुआ था। अगर उसे 1-2 साल दिए जाएं तो वह शायद नीलकंठ से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था क्योंकि उसके पास साधना के स्तरों में आगे बढ़ने का पुराना अनुभव था। लेकिन उसका भाग्य ग्रेड केवल 3 सितारे क्यों था जबकि नीलकंठ 4 सितारे था? आखिर यह ग्रेड क्या दर्शाता है? ये वर्तमान शक्ति तो नहीं हो सकती थी। क्या ये क्षमता थी? ध्रुव ने याद किया कि सर्वोच्च अमर दुनिया का सबसे ऊंचा साधना स्तर माना जाता है। नीलकंठ के गुरु देवदत्त भी सर्वोच्च अमर थे, लेकिन आर्यन को 3 सितारे मिले जबकि देवदत्त 5 सितारे थे। क्यों? शायद ये कुछ ऐसा था जो वह अभी नहीं समझ सकता था। आर्यन निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा था। असुरी साधक सबसे ज्यादा शक्ति को महत्व देते थे और उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। वे चालाकी और धोखे में भी माहिर थे। ध्रुव ने पाताल सम्राट के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये सामान्य था क्योंकि वह मध्य महाद्वीप से रहा होगा। निर्जन स्वर्ग साम्राज्य में उन क्षेत्रों की जानकारी दुर्लभ है। आर्यन मानसिकता के मामले में खतरनाक था। ऐसे लोग मदद करने पर भी बाद में पीठ में छुरा घोंप सकते थे। उन्हें भविष्य की परेशानी खत्म करने के लिए मार देना ही बेहतर था। आर्यन लक्ष्य की तरह नहीं था जो छोटी तकनीकों से प्रभावित हो जाए। अगर ध्रुव उसे कुछ महान तकनीकें देता तो पता नहीं वह वफादार रहता या पीछे से कोई साजिश रचता। करने के लिए कुछ न करना भी विकल्प नहीं था। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो आर्यन ध्रुव से भी तेज बढ़ सकता था। एक पूर्व सर्वोच्च अमर के रूप में उसके पास पहले का सारा अनुभव था। उसे साधना के दौरान जोखिमों की चिंता नहीं थी। उसे बस साधना संसाधनों और हथियारों की कमी थी। वह पुरस्कारों के लिए ही प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा। अखाड़े में युवा मास्टर यश कपूर अभी भी आत्मविश्वास से भरा था। शुरू करो, बुजुर्ग की आवाज गूंजी। यश कपूर मुस्कुराया और अपनी लकड़ी की तलवार निकाली। आर्यन, राजकुमारी सुनैना मेरी लड़ाई देख रही हैं। एक ही चाल में बाहर होने की हिम्मत मत करना। जरूर, आर्यन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया जिससे यश कपूर चिढ़ गया। यश कपूर आगे बढ़ा और उसकी तलवार ने हवा को चीर दिया। वार खाली गया। आर्यन पहले ही हट चुका था, उसका शरीर बड़ी सहजता के साथ मुड़ा। यश ने एक के बाद एक कई वार किए। दर्शक यश की गति देखकर प्रभावित हुए, लेकिन फिर सब बदल गया। यश कपूर का हर वार खाली जा रहा था। आर्यन की हरकतें बहुत सटीक थीं, जैसे उसे पहले ही पता हो कि अगला हमला कहाँ होगा। क्या हुआ? आर्यन ने व्यंग्य से पूछा। शायद आप मेरे लिए अपनी ताकत रोक रहे हैं। इस गुलाम की चिंता छोड़िए और अपनी पूरी ताकत से हमला कीजिए। इस टिप्पणी ने यश कपूर का चेहरा गुस्से से लाल कर दिया। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था फिर भी एक भी वार नहीं कर पा रहा था। कमीने, वह दहाड़ा। अगर हिम्मत है तो सीधे खड़े रहो। भीड़ में हंसी गूंज उठी। हा, क्या उसने अभी अपने प्रतिद्वंद्वी को सीधे खड़े रहने को कहा? लड़ाई के दौरान ऐसा कौन कहता है? यहाँ तक कि नौकर भी उस पर हंस रहे हैं। वह कचरा एक गुलाम को भी नहीं हरा सका। यश कपूर गुस्से से पागल हो गया। उसने पागलों की तरह तलवार चलाई, लेकिन ये धुएं को पकड़ने जैसा था। आर्यन हर वार से बचता रहा।
कभी कभी ऐसा लगता था कि वह बिल्कुल आखिरी पल में हट रहा है। ये केवल गति नहीं थी, आर्यन बड़ी आसानी से लड़ाई को नियंत्रित कर रहा था। बस इतना ही। आर्यन की मजाकिया आवाज अखाड़े में गूंजी। धिक्कार है तुम पर, यश कपूर चिल्लाया। उसने अपनी क्यूई इकट्ठा की और अपनी तलवार से एक चमकता हुआ वार किया। ये सीधा आर्यन के सीने की ओर बढ़ा। नौकरों की सांसें थम गईं, लेकिन आर्यन बस 1 इंच बगल हट गया। तलवार बिना छुए गुजर गई। जोरदार आवाज के साथ लकड़ी की तलवार यश कपूर के हाथ से फिसल गई क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ गया था। एक पल के लिए उसका शरीर जम गया। उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं कि उसका हमला इतनी आसानी से विफल हो गया। आर्यन की नज़रों से ऐसा मौका कैसे बच सकता था? हाँ, ऐसा लगता है कि युवा मास्टर मुझे चमकने का मौका दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मना करना बदतमीजी होगी। आर्यन की आंखों में एक हल्की चमक कौंधी और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से अपनी तलवार उठाई, यश पर प्रहार करने के लिए तैयार। यश, जो सब कुछ साफ देख रहा था, हिलना और बचना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने साथ देने से इनकार कर दिया। हिलो, वह गुस्से में चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चटाक, आर्यन का वार खाली नहीं गया। हालांकि ये तो उसके प्रतिशोध की महज शुरुआत थी। यश घायल हो गया, लेकिन किसी तरह अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पाने में सफल रहा। अगर आर्यन चाहता तो वह उसी क्षण लड़ाई खत्म कर सकता था, पर वह ऐसा क्यों करता? वह सबके सामने यश को पूरी तरह अपमानित करने वाला था, विशेष रूप से उस राजकुमारी के सामने जिसके सामने यश दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। ओह कमजोर इंसान, सिर्फ इसलिए खुश मत हो कि तुम्हारी किस्मत चमक गई। यश अभी भी मानता था कि आर्यन एक साधारण इंसान है। उसे लगा कि वह सिर्फ अपनी गलती और थकान की वजह से घायल हुआ है। उसने अपना सुनहरा मौका गंवा दिया। यश ने सोचा कि उसे हराने का आर्यन के पास यही एक मौका था, जिसे उस मूर्ख ने बर्बाद कर दिया। घायल होने के बावजूद उसे अभी भी विश्वास था कि आर्यन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब और खेल नहीं, ये कहकर यश ने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने शरीर में क्यूई का संचार किया। वह तुरंत आर्यन के करीब पहुंच गया। उसे पूरा भरोसा था कि अब आर्यन उसके चंगुल से नहीं बच पाएगा। पकड़ लिया। हालांकि आर्यन ने बड़ी आसानी से उसके वार को चकमा दे दिया। अपने हजारों सालों के अनुभव के साथ यश उसे कैसे चौंका सकता था? इतना ही नहीं, इससे पहले कि यश समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक मुक्का उसके पेट में लगा। धप, यश का शरीर तुरंत दोहरा हो गया। उसके फेफड़ों से हवा निकल गई और पेट में भीषण दर्द हुआ। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन एक और वार आया, इस बार सीधा उसके जबड़े पर। कड़क, यश का सिर एक तरफ झुक गया, उसके होंठों से खून की फुहार निकली और उसका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। फिर भी आर्यन नहीं रुका। उसके हमले बेतरतीब नहीं थे, वे नपे तुले और सटीक थे। हर प्रहार लड़ाई को तुरंत खत्म किए बिना अधिकतम दर्द देने के लिए काफी था। वह उसके साथ खेल रहा था। दीर्घाओं से लोगों के हैरान होने की आवाजें गूंजने लगीं। क्या वह सच में यश को पीट रहा है? असंभव, एक नौकर खानदान के सीधे उत्तराधिकारी पर कैसे भारी पड़ सकता है? आखिर यह क्या हो रहा है? हर शब्द यश के अपमान को और गहरा कर रहा था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस नौकर को वह रोज सताता था, उसमें उसे पीटने की हिम्मत और ताकत आ गई है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने आर्यन को अधमरा कर दिया था, और अब वह खुद पिट रहा था। आर्यन का मुक्का फिर से उसकी पसलियों पर लगा, फिर कंधे पर, फिर पेट पर। हर प्रहार की गूंज पूरे अखाड़े में सुनाई दे रही थी। धड़ाम, अंतिम प्रहार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वह खून की उल्टियां करने लगा और उसकी लकड़ी की तलवार कई कदम दूर जा गिरी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और धीरे से अपनी आस्तीन से हाथ पोंछे। युवा मास्टर यश, आर्यन ने शांत लहजे में कहा, लेकिन उसके शब्द मजाक से भरे थे। आज आप वाकई मेरा बहुत मान रख रहे हैं, वरना मुझ जैसे मामूली इंसान की क्या औकात कि आपके सामने 3 चालों से ज्यादा टिक पाता। भीड़ अब सन रह गई थी। एक नौकर कपूर खानदान के उत्तराधिकारी की धज्जियां उड़ा रहा था, और वह भी डरावने संयम के साथ। बुजुर्ग इसे रोक सकते थे, लेकिन राजकुमारी सुनैना की मौजूदगी में वे पक्षपात नहीं दिखा सकते थे। उन्हें ये दिखाना था कि कपूर खानदान निष्पक्ष और न्यायप्रिय है। प्रतियोगिता में जीतने के केवल 2 ही तरीके थे, प्रतिद्वंद्वी का आत्मसमर्पण या उसका बेहोश हो जाना। हालांकि आर्यन ने जानबूझकर दोनों को होने से रोक दिया। जब लगा कि यश आत्मसमर्पण करने वाला है, तो आर्यन ने उसके मुंह पर प्रहार किया, जिससे शब्द पूरा होने से पहले ही वह चुप हो गया। साथ ही उसने अपनी ताकत को इतना नियंत्रित रखा कि यश बेहोश न हो। अब अखाड़े की हर आंख उन दोनों पर टिकी थी, धूल में रेंगता हुआ अपमानित युवा मास्टर और उसके ऊपर खड़ा निडर, शांत और अत्यंत निर्दयी नौकर। यश की माँ, जो खानदान के मुख्य सदस्यों के बीच बैठी थी, ये सब देख रही थी। उनके नाखून उनकी हथेलियों में गड़ गए थे। वह पहले ही हस्तक्षेप कर देती, लेकिन उन्हें पता था कि राजकुमारी सुनैना और ध्रुव मौजूद हैं। लेकिन जब उनके बेटे का चेहरा सूझकर किसी जानवर जैसा होने लगा, तो वह खुद को रोक नहीं पाईं। बस बहुत हुआ। उनकी आवाज़ बिजली की तरह गूंजी, जिससे पूरा अखाड़ा कांप गया। इससे पहले कि कोई उन्हें रोक पाता, वह दर्शक दीर्घा से नीचे कूद पड़ी, जैसे आसमान से टूटता हुआ कोई तारा। धमाका, जहां वह उतरी वहां की जमीन फट गई और धूल और क्यूई की एक लहर बाहर की ओर निकली। वह आर्यन और अपने बेटे के बीच आ खड़ी हुई, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उनकी साधना अंतिम कोर कंडेंसेशन चरण का दबाव एक उग्र लहर की तरह फैल गया। नीच जानवर, वह चिल्लाई, उनकी नजरें हड्डियों को छेद देने वाली थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की?
तुम मौत को दावत दे रहे हो। हवा जैसे जम गई, अन्य बुजुर्ग भी चौंक गए। अखाड़ा युवा पीढ़ी के लिए था, बुजुर्गों का हस्तक्षेप नियमों का सीधा उल्लंघन था। लेकिन उनके गुस्से और हजारों लोगों की नजरों के बीच कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अमित कपूर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मूर्ख औरत, उसने मन ही मन कोसा। राजकुमारी सुनैना और कुंवर ध्रुव के सामने तुमने पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया देता, उन्होंने हमला कर दिया। उनकी हथेली आर्यन की ओर बढ़ी, जिसमें पत्थर की दीवार को धूल में मिला देने जितनी ताकत थी। धमाका, प्रहार सीधे लगा, जिससे पूरे मंच पर झटके महसूस हुए और पैरों के नीचे की टाइलें फट गईं। हवा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन जब धूल हटी, आर्यन अभी भी खड़ा था। इतना ही नहीं, उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था और उसकी उंगलियां उनकी कलाई के चारों ओर कसी हुई थीं। उसने उनके प्रहार को रोक दिया था। क्या? भीड़ का अविश्वास बिजली की तरह फटा। उनका हमला एक क्यूई रिफाइनिंग साधक को अपाहिज कर देने के लिए काफ़ी था, बल्कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक भी इससे बच नहीं पाता। लेकिन आर्यन ने इसे पकड़ लिया था, और उसकी नज़र बहुत ठंडी थी। वह केवल अपना बचाव नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह पलटवार करना चाहता है, भले ही सामने अंतिम कोर कंडेंसेशन चरण का कोई योद्धा हो। आर्यन ने अपनी भुजा को मजबूत करने के लिए अपनी क्यूई का इस्तेमाल किया था, जिससे वह उस वार को झेल पाया। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई। ये तो क्यूई है, ये साधना है, वह एक साधक है। आर्यन एक साधक है, फिर भी वह इतने भयानक हमले को कैसे रोक सकता है? अंततः सभी को समझ आ गया कि आर्यन अब महज एक साधारण इंसान नहीं रहा। हालांकि एक साधक बनने के बाद भी अंतिम कोर कंडेंसेशन का सामना कर पाना अभी भी अकल्पनीय था। आर्यन ने असंभव को संभव कर दिखाया था। जैसे ही यश की मां ने हस्तक्षेप किया, अमित कपूर का पहला विचार गुस्सा नहीं बल्कि स्थिति को संभालना था। उन्हें इस आपदा के प्रभाव को जितना संभव हो सके कम करना था। अपने स्थान से उठते हुए उनके होठों से एक कृत्रिम हंसी निकली। हाँ, कहते हैं कि माँ का प्यार हर तर्क से ऊपर होता है। वह अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रही होगी। निश्चिंत रहें, मैं इसके लिए उसे कड़ी सजा दूंगा। उनका लहजा शांत और विनम्र था, लेकिन हर शब्द तनाव को कम करने और खानदान की इज्जत बचाने के लिए सावधानी से चुना गया था। हालांकि राजकुमारी सुनैना और ध्रुव ने उनकी ओर देखा तक नहीं। राजकुमारी की आंखें अविश्वास से फटी हुई थीं। अपने से 3 बड़े स्तर ऊपर के किसी व्यक्ति का हमला रोकना यह संभव नहीं होना चाहिए था, और वह भी एक ऐसे गुलाम द्वारा जिसने कभी कोई उचित तकनीक भी नहीं सीखी थी। वह सोचने लगी, क्या वह कोई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है? दूसरी ओर ध्रुव अप्रभावित दिख रहा था। वह देख सकता था कि भले ही यश की मां 3 स्तर ऊपर थी, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। यदि उसने ऐसा किया होता तो कोई भी प्रतिभा या चतुराई आर्यन को नहीं बचा सकती थी। अपार शक्ति के सामने अनुभव का कोई मूल्य नहीं होता। अमित कपूर ने देखा कि उनमें से किसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उन्हें राहत महसूस हुई। उन्हें लगा कि शायद यह मामला शांति से निपट जाएगा। लेकिन तभी यश की मां ने क्रोध से भरे चेहरे के साथ एक बार फिर अपना हाथ उठाया। इस बार उसके चारों ओर की हवा हिंसक रूप से कांपने लगी। वह अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा कर रही थी। अमित कपूर ने मन ही मन कोसा, ये औरत, यदि उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो स्थिति पहले से कहीं अधिक खराब हो जाएगी। पलक झपकते ही वह दीर्घा से ओझल हो गए और आर्यन और उस महिला के बीच प्रकट हुए। इससे पहले कि वह समझ पाती, अमित ने उसकी कलाई पकड़ ली। रुको, वह धीमी लेकिन तलवार जैसी तीखी आवाज में फुसफुसाए। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि आज हमारे पास महत्वपूर्ण मेहमान हैं? मेरी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? उसके चेहरे का क्रोध डर में बदल गया। उसका शरीर कांपने लगा और उसने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। हालांकि उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, लेकिन अपने भाई के अधिकार के सामने वह आगे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन उस जानवर ने हिम्मत कैसे की? चुप रहो, अमित कपूर ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसे टोक दिया। कारण जो भी हो, तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह मुड़े और मेहमानों की सीटों की ओर थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उनके चेहरे पर एक बार फिर संयम था। मैं इस शर्मनाक प्रदर्शन के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हमारा कपूर खानदान इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। जहाँ तक इस युवक का सवाल है, उन्होंने आर्यन की ओर एक संक्षिप्त नज़र डाली। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे हमारे खानदान का शिष्य बनाया जाए। इसे मेरी माफ़ी और उसकी क्षमता की स्वीकारोक्ति दोनों समझें। यश की मां ने विरोध करने के लिए मुंह खोला, लेकिन अमित कपूर की एक नज़र ने उसे तुरंत चुप कर दिया। दूसरी ओर आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उसने मर्यादा लांघी है, और वह ये भी जानता था कि यदि राजकुमारी यहाँ नहीं होती तो अमित कपूर उसे इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ते। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और चुपचाप स्वीकार कर लिया। किसी को अपने फैसले पर आपत्ति न करते देख अमित कपूर ने अंततः राहत की सांस ली। प्रतियोगिता जारी रखें और मुझे आशा है कि अब कोई और व्यवधान नहीं होगा, अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। अमित कपूर ने कड़ी चेतावनी दी ताकि कोई और यश की मां जैसा कुछ करने की हिम्मत न करे। अमित कपूर अपनी सीट पर वापस आ गए। उन्होंने मेहमानों की ओर मुड़कर धीमी मुस्कान दी। मुझे आशा है कि आप दोनों इस मामले को सुलझाने के तरीके से संतुष्ट हैं। राजकुमारी सुनैना ने कुछ नहीं कहा, उनकी नज़र अभी भी आर्यन पर टिकी थी। ध्रुव ने भी तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपना सिर थोड़ा झुकाया। उनकी आंखें अखाड़े में खड़े उस घायल युवक पर टिकी थीं।
ये देखकर कि कोई भी अप्रसन्न नहीं लग रहा है, अमित कपूर ने मन ही मन राहत महसूस की। भीड़ शांत होने लगी और अगली लड़ाइयाँ सावधानी से शुरू हो गईं। फिर भी ध्रुव का ध्यान आर्यन से नहीं हटा। वह सोचने लगा, मैं तुम्हारा क्या करूं? ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि अभी आर्यन को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है, जो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। हालांकि उसे ये भी डर था कि यदि आर्यन बच निकला तो वह बदला जरूर लेगा। एक असुरी साधक और पूर्व सर्वोच्च अमर होने के नाते उसका प्रतिशोध विनाशकारी होगा। उनकी नज़रें रहस्यमयी थीं, आधी जिज्ञासा और आधी गणना। किसी भी देखने वाले को ऐसा लग सकता था कि ध्रुव की रुचि उस मामूली नौकर में जाग गई है। अमित कपूर ने भी इस पर ध्यान दिया और उनका दिल धड़क उठा। उन्हें लगा कि शायद ध्रुव उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उत्साह को दबाते हुए वह थोड़ा आगे झुके। यदि कुंवर ध्रुव को ये लड़का दिलचस्प लगता है तो हमारे कपूर खानदान को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आप उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो मैं स्वयं उसे आपके पास भेज दूंगा। लेकिन ध्रुव केवल मुस्कुराया, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल जिज्ञासु था। उनकी आंखें एक बार फिर अखाड़े की ओर मुड़ीं। मैं बस सोच रहा हूँ, क्यूई शोधन चरण का कोई व्यक्ति, और वह भी एक गुलाम, कोर कंडेंसेशन चरण के साधक के प्रहार को कैसे रोक सकता है? ये शब्द हवा में तलवार की तरह गूंज गए। अमित कपूर की मुस्कान जम गई और पास के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। वास्तव में ये कैसे संभव था? यश की मां के कारण वे इस बात को लगभग भूल ही गए थे। राजकुमारी सुनैना ने भी सिर हिलाया, वह भी यही सोच रही थी। कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, ये तर्कसंगत नहीं था। ध्रुव ने शांत भाव से अपनी बात जारी रखी, जब तक कि वह किसी वर्जित या असुरी तकनीक का अभ्यास न कर रहा हो। दीर्घाओं में एक फुसफुसाहट फैल गई। वातावरण, जो अभी सुधरना शुरू हुआ था, एक बार फिर संदेह से भर गया। यहाँ तक कि राजकुमारी सुनैना ने भी ध्रुव की ओर देखा। वह इसके पीछे के संकेत को समझ रही थी। वास्तव में यदि कोई असुरी कला का अभ्यास करे तो आर्यन की शक्ति का स्पष्टीकरण मिल सकता था। हालांकि आर्यन से किसी असुरी ऊर्जा का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। लेकिन राजकुमारी सुनैना ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। उसे लगा कि शायद ध्रुव की समझ उससे अधिक गहरी हो सकती है। अमित कपूर का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया, हालांकि उन्होंने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। निश्चित रूप से कुंवर ध्रुव मजाक कर रहे हैं। हमारा कपूर खानदान कभी भी असुरी कलाओं से दूषित किसी व्यक्ति को शरण नहीं देगा। लेकिन ध्रुव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल आर्यन की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई शिकारी दो जानवरों को एक दूसरे को चीरते हुए देख रहा हो। अंदर ही अंदर वह पहले से ही गणना कर रहा था, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर शिकार करना बहुत सुविधाजनक है। पिछली बार उसे केवल इसलिए पुरस्कार और पहचान मिली थी क्योंकि शिवांगी ने नीलकंठ को हराया था। यदि कपूर खानदान स्वयं इस आर्यन को असुरी साधना के संदेह में खत्म कर देता है तो यह एक बार फिर उसके लाभ में होगा, बिना एक उंगली हिलाए। इसके अलावा वह कोई झूठ नहीं बोल रहा था। आर्यन वास्तव में एक असुरी साधक है, इसलिए यदि कपूर खानदान उसे मारना चाहता है तो वह क्या कर सकता है? एक न्यायप्रिय साधक होने के नाते उसे किसी असुरी साधक की रक्षा नहीं करनी चाहिए। अमित कपूर की कृत्रिम हंसी गायब हो गई, लेकिन ध्रुव के शब्दों की गूंज हवा में किसी जहरीली धुंध की तरह फैल गई। यहाँ तक कि राजकुमारी सुनैना को भी लगा कि भले ही ध्रुव के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उसकी बात में दम है। आखिरकार एक गुलाम के लिए इतनी जल्दी साधना प्राप्त करना और फिर कोर कंडेंसेशन चरण के विशेषज्ञ के प्रहार को रोकना लगभग नामुमकिन था, जब तक कि उसके पास कोई वर्जित तकनीक न हो, या जैसा कि ध्रुव ने कहा, वह असुरी साधना न कर रहा हो। राजकुमारी सुनैना, जो अब तक शांत थी, अंततः बोली। उनका स्वर शांत था, लेकिन उनकी बाहें हल्की सी तनी हुई थीं। कुलपति अमित, उन्होंने कोमलता से कहा, कुंवर ध्रुव ने एक जायज सवाल उठाया है। अधिक सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। आप ये जांच क्यों नहीं कर लेते कि उसने असुरी कला का अभ्यास किया है या नहीं? उनके शब्द कूटनीतिक थे, न तो आरोप लगाने वाले और न ही बचाव करने वाले, लेकिन उनमें एक ऐसा भार था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। अमित कपूर की मुस्कान जम गई। उन्हें लगा कि अगर वह मना करते हैं तो ऐसा लगेगा कि वह कुछ छिपा रहे हैं या आपने यहाँ किसी असुरी साधक को पनाह दे रहे हैं। जांच का आदेश। निश्चित रूप से, अमित कपूर ने सम्मानपूर्वक कहा। कुंवर ध्रुव और राजकुमारी सही कह रहे हैं। ऐसे असाधारण मामले की पुष्टि न करना मेरी लापरवाही होगी। फिर वह खड़े हुए और उनके वस्त्र संगमरमर के फर्श पर सरसराए। मैच तुरंत रोक दिए जाएं, उन्होंने आदेश दिया। जो लड़ाइयां फिर से शुरू हुई थीं, वे अचानक फिर से रुक गईं। दर्जनों प्रतिभागी बीच में ही ठिठक गए और भीड़ में उलझन फैल गई। इससे पहले कि सुगबुगाहट बढ़ती, अमित कपूर ने अपना हाथ उठाया। आर्यन, उन्होंने पुकारा। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें वह अधिकार था जिसने शोर को तुरंत शांत कर दिया। आगे आओ। आर्यन की दुविधा। आर्यन, जो अखाड़े के किनारे शांति से खड़ा था, ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। उसने ऊपर दीर्घा की ओर देखा, जहां अमित कपूर, राजकुमारी सुनैना और ध्रुव बैठे थे। अब क्या? एक पल के लिए उसकी आंखों में उलझन दिखी, लेकिन डर नहीं। उसने सोचा कि शायद कुलपति उसकी उपलब्धि को सबके सामने पहचानना चाहते हैं या उसे शिष्य का दर्जा देना चाहते हैं। आखिरकार अमित कपूर ने उसे शिष्य बनाने का वादा पहले ही कर दिया था, इसलिए वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। सैकड़ों आंखें उसका पीछा कर रही थीं, कुछ जिज्ञासु, कुछ संदेहास्पद और कुछ पूरी तरह शत्रुतापूर्ण। वह मंच के केंद्र में पहुंचा और ऊंचे चबूतरे की ओर सम्मानपूर्वक झुका।
ये तुच्छ सेवक कुलपति और राजकुमारी का अभिवादन करता है। अमित कपूर ने तनाव छिपाते हुए हल्का सिर हिलाया। अपना सिर ऊपर उठाओ, उन्होंने कहा। आर्यन ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर उठाया और अमित कपूर की नज़रें उससे मिलीं। ध्रुव की चाल और आर्यन का बहाना। अमित कपूर की आध्यात्मिक इंद्रियों ने युवक की जांच शुरू की। ये दबाव की एक सूक्ष्म अदृश्य लहर थी जो उसकी ऊर्जा को टटोल रही थी। आर्यन को तुरंत एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। वे मुझे टटोल रहे हैं। अंदर ही अंदर आर्यन घबराहट से भर गया। उसे विश्वास था कि उसकी असुरी तकनीक को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह खुद उसे प्रकट न करे, लेकिन अमित कपूर गहराई से जांच कर रहे थे। अगर वह सफल हो गए तो आर्यन की पहचान उजागर हो जाएगी। आर्यन ने अचानक अपना चेहरा पीला कर लिया और अपना सीना पकड़ लिया जैसे वह दर्द में हो। कुलपति, उसने भारी आवाज में कहा, क्षमा करें, लेकिन मेरी पुरानी चोटें वे फिर से उभर रही हैं। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए आराम करने और बाद में आपके पास आने की अनुमति दे सकते हैं? उसने अपना सिर झुका लिया, अपने बढ़ते हुए डर को विनम्रता के पीछे छिपा लिया। लेकिन इससे पहले कि अमित कपूर कुछ कहते, ध्रुव की शांत और सुरीली आवाज़ हवा में गूंज उठी। इसमें केवल कुछ सेकंड लगेंगे। ध्रुव के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने आगे कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से चौथी श्रेणी की चंगा करने वाली गोली से पुरस्कृत करूंगा। भीड़ में तुरंत शोर मच गया। चौथी श्रेणी की गोली, ऐसी चीजें तो बड़े कुलों के पास भी आसानी से नहीं होती थीं। आर्यन का दिल बैठ गया। वह कृतज्ञता के बजाय ध्रुव को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसे मार डालना चाहता हो। टकराव का अंत। आर्यन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं इस दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ कोई साजिश जरूर है। मैचों को रोककर और मुझे सबके सामने बुलाकर केवल चोटों की जांच क्यों की जा रही है? उसके शब्द सतर्क थे, लेकिन लहजे में एक चुनौती थी। दर्शक सन्न रह गए। एक गुलाम ने कुलपति पर साजिश का आरोप लगाया था। अमित कपूर का चेहरा तुरंत क्रोध से काला पड़ गया। साजिश, उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने कुलपति पर साजिश का आरोप लगाने की? आर्यन तुरंत झुक गया, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरी वह मंशा नहीं थी। मेरा मतलब केवल। चुप रहो। अमित कपूर की आवाज़ गरज उठी। उनकी पुरानी विनम्रता गायब हो गई और उसकी जगह अधिकार का ठंडा और भारी वजन आ गया। मैं केवल तुम्हारी स्थिति की जांच कर रहा था। फिर भी तुम मेरे इरादों पर सवाल उठा रहे हो। क्या तुम मेरी चिंता को मजाक समझते हो? हवा आर्यन के चारों ओर भारी हो गई। उसने अपना जबड़ा भींच लिया। उसे पता था कि एकमात्र उम्मीद यही है कि अमित कपूर को उसके असुरी साधक होने का पक्का यकीन न हो। वह यहाँ लड़ नहीं सकता था और न ही चुपचाप अपनी जांच करवा सकता था। अमित कपूर की आवाज़ फिर से तीखी और अंतिम फैसले की तरह गूंजी। बहुत हुआ। यदि तुमने अब भी विरोध किया तो मैं इसे कपूर खानदान के प्रति खुला विद्रोह मानूंगा। अमित कपूर ने पहले तो राजकुमारी सुनैना और ध्रुव की खातिर यह सब करने का सोचा था, लेकिन जिस तरह से आर्यन विरोध कर रहा था उसे गहरा संदेह होने लगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि एक गुलाम ने असुरी विद्या सीखी है या नहीं, लेकिन यहाँ राजकुमारी और ध्रुव मौजूद थे। अगर यह बात फैल जाती कि उनकी नाक के नीचे कोई असुरी विद्या का अभ्यास कर रहा था तो कपूर खानदान की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। इससे पहले कि ऐसा होता उसे स्थिति को संभालना था। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे एहसास हुआ कि अगर वह यहाँ रुका तो उसका अंत निश्चित है। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा और बिजली की गति से भागने लगा। पूरी दीर्घा में शोर मच गया। वह भाग रहा है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? उसी एक पल में संदेह पक्के यकीन में बदल गया। अमित कपूर गुस्से से चिल्लाए, उसे रोको, उसे भागने मत देना। कपूर खानदान के रक्षक तुरंत आर्यन को रोकने के लिए आगे बढ़े। आर्यन बड़ी आसानी से रक्षकों को चकमा देने लगा। उसने अपनी पूरी प्राण ऊर्जा अपने पैरों में लगा दी ताकि वह तेज भाग सके, लेकिन वह अभी केवल प्राण शोधन चरण में था, जबकि रक्षक आधार निर्माण और उससे भी ऊंचे स्तर के थे। अमित कपूर ने आदेश दिया कि सभी निकास द्वार बंद कर दिए जाएं। मां का प्रतिशोध। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। यश की मां बिजली की तरह नीचे उतरी। उनकी आंखों में नफरत की आग थी। उन्हें लगा कि यह उनके बेटे का बदला लेने का ईश्वरीय मौका है। मुझे पता था कि तेरे भीतर कुछ काला है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनके हाथ से सुनहरी रोशनी निकली जो जानलेवा इरादे से भरी थी। ये हमला पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया गया था। मर जा। उन्होंने आर्यन की पीठ पर प्रहार किया। दबाव इतना था कि हवा भारी हो गई। उनके पैरों के नीचे की टाइलें टूट गईं और पूरे अखाड़े में धूल का गुबार छा गया। किसी ने आर्यन को बचाने की कोशिश नहीं की। वह प्रहार किसी अंतिम फैसले की तरह गिरा, अजेय और पूर्ण असुरी ऊर्जा का प्रकटीकरण। जब रोशनी हटी तो वहां सन्नाटा छा गया। सबने सोचा कि आर्यन मर चुका होगा, लेकिन तभी धूल के बीच एक साया हिला। आर्यन वहां खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी नज़रें ठंडी और अटूट थीं। ये कैसे हो सकता है? वह अभी भी जिंदा है। तभी सबको कुछ महसूस हुआ। आर्यन के शरीर से काली धुंध निकलने लगी, गाढ़ी और जीवित। वह उसके चारों ओर किसी सांप की तरह लिपटने लगी। उसकी आभा बदल गई। अब वह केवल एक साधारण साधक नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही पुराना और दूषित लग रहा था। ये तो असुरी ऊर्जा है। काली धुंध ने उसके पीछे अंधेरे का एक नुकीला निशान बना दिया। आर्यन ने अपना सिर उठाया और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। राजकुमारी सुनैना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ध्रुव की ओर देखा।
ध्रुव के चेहरे पर एक जानती हुई मुस्कान थी। वह आर्यन को डरे हुए लोगों के बीच घिरा देख मजा ले रहा था। ध्रुव जानता था कि आर्यन अब कभी छिपकर नहीं रह पाएगा, अब पूरी दुनिया उसका शिकार करेगी। अंतिम संघर्ष। रक्षकों की पहली लहर ने हमला किया। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया और एक काली लहर निकली जिसने रक्षकों को अपनी चपेट में ले लिया। असुरी ऊर्जा ने उनके कवच और त्वचा को जलाना शुरू कर दिया। पीछे हटो, उस ऊर्जा को मत छूना। तभी 3 शक्तिशाली आभाएं ऊपर से उतरी। कपूर खानदान के 3 बुजुर्ग, जो केंद्र संघनन के विशेषज्ञ थे। उनके साथ यश की माँ भी थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान के लोगों को मारने की? यश की माँ ने आग का एक स्तंभ आर्यन की ओर बढ़ा दिया। उसने अपनी असुरी ऊर्जा से ढाल बनाई, लेकिन वह टूट गई और वह एक पत्थर के खंभे से जा टकराया। इससे पहले कि वह उठ पाता, तीनों बुजुर्गों ने एक साथ हमला किया। आर्यन दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत एक आखिरी वार में लगा दी। स्वर्गीय असुरी भक्षण। उसके पीछे काली ऊर्जा का एक विशाल पंजा उभरा, जिसने 2 हमलों को काट दिया, लेकिन तीसरा सीधा उसके सीने पर लगा। वह एक घुटने के बल गिर पड़ा। उसका शरीर बहुत कमजोर था। कपूर खानदान के साधक उसे चारों ओर से घेर चुके थे। यश की मां ने फिर से हाथ उठाया। यही अंत है उन लोगों का जो कपूर खानदान के खिलाफ जाते हैं। लेकिन आर्यन ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंत। वह हंसा। नहीं, अभी तो शुरुआत है। आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पिछले जीवन के संघर्षों के सामने ये कुछ भी नहीं था। अपने प्रतिशोध के लिए वह भी नहीं मर सकता था, कम से कम इन कमजोर लोगों के हाथों तो बिल्कुल नहीं। अचानक वातावरण का तापमान गिर गया। काली ऊर्जा एक बार फिर उमड़ी, जो पहले से कहीं अधिक घनी, भारी और क्रूर थी। तुम सब इसके लिए पछताओगे, तुम में से हर एक। आर्यन के बाल तेज हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल चमक से दहक रही थीं। उसके चारों ओर काली धुंध उबल रही थी, जो विद्रोह और नफरत से भरी थी। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी और उसका हर शब्द जानलेवा इरादे से भरा था। कपूर खानदान, इसे अच्छी तरह याद रखना, मैं वापस आऊंगा। और जब मैं आऊंगा तो इस पूरे खानदान को राख में मिला दूंगा। देखने वाले डर के मारे पीछे हट गए। लोग उसे अभिमानी, आत्मघाती और पागल समझने लगे। भीड़ में फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई कि वह मौत के सामने भी उन्हें धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। कपूर खानदान के रक्षकों की एक टुकड़ी हथियारों के साथ आगे बढ़ी। एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, तेरे लिए अब कोई अगली बार नहीं होगा, नीच प्राणी। यहीं मर और अपने पापों का प्रायश्चित कर। आर्यन के होंठों से खून टपक रहा था, लेकिन वह मुस्कुराया। वह तो वक्त ही बताएगा। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली काट ली। खून की एक लाल बूंद उभरी, जो एक अजीब रोशनी के साथ चमक रही थी। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने उस खून को हवा में फेंका और तेजी से कुछ जटिल निशान बनाए जो चमकते हुए हवा में तैरने लगे। वे प्रतीक घूमने लगे और एक जटिल जादुई चक्र बन गया जो गहरे लाल प्रकाश से धड़क रहा था। वह क्या कर रहा है? इसे रोको। रक्षक तेजी से झपटे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वह जादुई चक्र सक्रिय हो गया। पूरे हॉल में एक गूंज उठी और आर्यन के पैरों के नीचे खून जैसा लाल चक्र तेजी से घूमने लगा। अगले ही पल उन प्रतीकों ने उसे पूरी तरह ढक लिया। उसके चारों ओर की हवा पानी की लहरों की तरह मुड़ने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ वह प्रकाश फटा और जब रोशनी कम हुई, वह जा चुका था। जहां आर्यन खड़ा था, वहां केवल जलने का एक हल्का निशान बचा था। पूरा अखाड़ा सन रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। यश की मां नफरत भरी नजरों से उस जलती हुई जमीन को देख रही थीं। राजकुमारी सुनैना दंग रह गई थीं। उन्हें समझ आ गया कि यह एक बहुत ही उन्नत स्तर की विस्थापन कला थी। वह हैरान थी कि एक गुलाम को ऐसी विद्या का ज्ञान कैसे हो सकता है और उसे सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसने कहां से जुटाई। उन्हें एहसास हुआ कि यदि वह असुरी साधक न होता तो वह नक्षत्र साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति साबित हो सकता था। अमित कपूर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। उन्होंने पूरे परिसर को सील करने और आर्यन को हर हाल में ढूंढने का आदेश दिया। ध्रुव ये सब शांति से बैठा देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे एहसास हुआ कि आर्यन को मारना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे खुशी थी कि उसने इस मामले में सीधा दखल नहीं दिया, जिससे आर्यन का बदला केवल कपूर खानदान तक सीमित रहा। उसे एक बार फिर यह सबक मिला कि स्वर्ग द्वारा चुने गए इन भाग्यशाली व्यक्तियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ध्रुव अपनी सीट से उठा। उसके खड़े होते ही हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। वह राजकुमारी सुनैना की ओर मुड़ा और शांति से बोला, राजकुमारी, मुझे लगता है कि आज के लिए हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। कपूर खानदान को अब अपने घरेलू मामलों को सुलझाना है, इसलिए हमें अब चलना चाहिए। अमित कपूर घबराते हुए आगे आए और उन्होंने ध्रुव और राजकुमारी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने एक भव्य भोज का प्रस्ताव दिया, लेकिन ध्रुव ने इसे अस्वीकार कर दिया। जाते जाते ध्रुव ने अमित कपूर से कहा, अगर तुम्हें उस आदमी का कोई भी सुराग मिले या तुम उसे पकड़ सको तो मुझे सूचित करना। अमित कपूर ने तुरंत वादा किया कि वे उस गद्दार को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव और राजकुमारी सुनैना वहां से चले गए। बाहर निकलते समय ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि अगर कपूर खानदान ने आर्यन को जल्दी नहीं ढूंढा तो उनका विनाश निश्चित है। आर्यन 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल में वापस आएगा और कपूर खानदान को तबाह कर देगा। ध्रुव ने खून के रंग जैसे लाल आसमान की ओर देखा और धीरे से हंसा। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी पागलों का ही साथ देता है।
ध्रुव अपने उड़ते हुए जहाज पर वापस आ गया था और राजधानी की ओर बढ़ रहा था। मानसी और मीरा ने राजकुमारी सुनैना से उस हंगामे के बारे में पूछा जो कपूर खानदान की जागीर में हुआ था। चूंकि उन्हें मेहमान कक्ष में रखा गया था, इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहां क्या हुआ था। राजकुमारी सुनैना ने संक्षेप में उन्हें आर्यन के बारे में बताया कि वह कैसे एक असुरी साधक और मानवता का गद्दार निकला। मानसी और मीरा ये सुनकर दंग रह गईं, खासकर यह जानकर कि आर्यन राजकुमारी सुनैना जैसी शक्तिशाली साधिका की मौजूदगी में भी सबकी आंखों के सामने से भागने में सफल रहा। दूसरी ओर रुद्रवंश के सदस्यों ने भी यह खबर सुनी, लेकिन वे बहुत हैरान नहीं थे और न ही उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। उनके लिए आर्यन जैसा कमजोर व्यक्ति अगर भागने में सफल रहा तो ये केवल कपूर खानदान की अक्षमता थी। कपूर खानदान के पास विस्थापन रोकने के लिए कोई सुरक्षा घेरा तक नहीं था। जाहिर है उनमें से अधिकांश को यह पता नहीं था कि नक्षत्र साम्राज्य में इतना सक्षम कोई विशेषज्ञ ही नहीं था जो विस्थापन का सुरक्षा घेरा बना सके। वैसे भी चूंकि इस घटना का ध्रुव के इरादों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे नक्षत्र साम्राज्य का आंतरिक मामला मानकर नजरअंदाज कर दिया। राजधानी में वापसी। कपूर खानदान के क्षेत्र और नक्षत्र साम्राज्य की राजधानी के बीच की दूरी काफी अधिक थी। महल तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगा। उड़ते हुए जहाज ने रात के बादलों को चीरते हुए धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। उसकी चांदी जैसी चमक चांदनी में दमक रही थी। नीचे नक्षत्र साम्राज्य की विशाल और भव्य राजधानी दिखाई दे रही थी। जब जहाज महल के आंगन में उतरा तो सेवक और रक्षक पहले से ही कतारों में इंतजार कर रहे थे। जहाज के रुकते ही वे सब एक साथ जुट गए। राजकुमारी का स्वागत है। रुद्रवंश के सम्मानित अतिथियों का स्वागत है। सेवक समूह को महल के विशाल संगमरमर के हॉल के माध्यम से ले गए। शाही दरबार के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद एक दरबारी आगे बढ़ा और झुककर बोला, राजकुमारी, महाराज आपको याद कर रहे हैं। कुंवर ध्रुव, महाराज ने आपको भी व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। ध्रुव ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। ठीक है, आमतौर पर उसे आदेश लेना पसंद नहीं था, लेकिन इस बार उसने सम्राट के अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला किया। आखिरकार नक्षत्र साम्राज्य के सम्राट ने ही उसे उस संगठन की शाखा को नष्ट करने की अनुमति दी थी। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, उसे सम्राट से मिलने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा वह कुछ और भी पुख्ता करना चाहता था, सम्राट के साथ आमना सामना। नक्षत्र साम्राज्य का विशाल हॉल उतना ही भव्य था जैसा ध्रुव को याद था, हालांकि इस बार वहां अन्य राजकुमारों या रईसों की मौजूदगी नहीं थी। हॉल के अंत में शाही क्रिस्टल से बने सिंहासन पर सम्राट सुनील विराजमान थे। महाराज, राजकुमारी सुनैना ने शालीनता से झुककर अभिवादन किया। ध्रुव ने सम्राट का अभिवादन करने की जहमत तक नहीं उठाई। वह सीधा सम्राट की आंखों में देख रहा था और सोच रहा था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। सम्राट की नज़र ध्रुव पर टिक गई और फिर वे बोले, तो मैं मानकर चलता हूँ कि तुम्हारी यात्रा सफल रही। तुमने वह काम पूरा कर लिया जिसके लिए तुम यहाँ आए थे। कुछ हद तक, ध्रुव ने उत्तर दिया। उसे अभी 2 और बुजुर्गों से निपटना था, हालांकि उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन बुजुर्ग सागर वह व्यक्ति था जिसे पकड़ना ध्रुव के लिए अनिवार्य था। केवल वही उस संगठन के मुख्यालय का सुराग दे सकता था जिसने ध्रुव पर हथियारों को भेजने की हिम्मत की थी। सम्राट की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। कुछ हद तक, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, उस संगठन के सभी सदस्य आज मौजूद नहीं थे, इसलिए मुझे उनके बाकी बचे सदस्यों का शिकार करना होगा, ध्रुव ने सम्राट के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए कहा। कुंवर ध्रुव, इस बार मैंने अपने वादे के कारण तुम्हारी कार्रवाइयों को बर्दाश्त किया, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम जानते हो कि मैं उसे अनदेखा नहीं कर पाऊंगा, सम्राट सुनील ने कड़े स्वर में कहा। आखिरकार वे सम्राट थे। कोई और चाहे किसी भी साम्राज्य में गलत क्यों न हो, अगर वह उनके नक्षत्र साम्राज्य की सीमा के भीतर है तो सजा देने का अंतिम फैसला उन्हीं का होना चाहिए। चूंकि उन्होंने ध्रुव के साथ शर्त लगाई थी और ध्रुव जीत गया था, इसलिए उनके पास अपनी जुबान रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। सम्राट ध्रुव को ये याद दिलाना चाहते थे कि अगर उसने दोबारा कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। ध्रुव केवल मुस्कुराया। निश्चित रूप से वह आसानी से मान गया। आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई अनावश्यक हंगामा नहीं करूंगा और मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए आगे कहा, इसलिए आपके लिए डरने का कोई कारण नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सम्राट के हाथ सिंहासन के हत्थे पर कस गए, जिससे उनकी चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। ध्रुव का ये कहना कि सम्राट डर रहे हैं पूरी तरह से अपमानजनक था। अगर कोई उनका नागरिक ऐसा कहता तो वह अब तक जिंदा नहीं होता। फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया। वे रुद्रवंश के उत्तराधिकारी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सम्राट को ध्रुव से बहस करने में कोई फायदा नहीं दिखा और वे बस इस बात से खुश थे कि ध्रुव यहाँ से जाने की योजना बना रहा है। जब सम्राट ने ध्रुव से बात पूरी कर ली तो वे अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहते थे और उन्होंने ध्रुव को जाने के लिए कहा। ध्रुव बिना किसी विरोध के मुड़ा और हॉल से बाहर निकल गया। पिता और पुत्री की चर्चा। सम्राट सुनील ने एक गहरी सांस ली और उनका स्वर बदल गया। अब जब केवल उनकी बेटी बची थी, वे अधिक निजी हो गए। सुनैना, उन्होंने कहा, तुम पूरे समय उसके साथ थीं। बताओ तुम्हें इस ध्रुव के बारे में क्या लगता है? सुनैना ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, उसे समझना मुश्किल है। वह शक्तिशाली है, शांत है और आश्चर्यजनक रूप से रुद्रवंश के सदस्य उसके प्रति अटूट वफादारी रखते हैं। वह अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयी है, लेकिन
वह थोड़ा रुकी, ऐसा लगता है कि वह अपने साथ खड़े लोगों की बहुत परवाह करता है। उसे ध्रुव की निजी सेविका तारा की याद आई। रुद्रवंश के सदस्य भी तारा के साथ सम्मान से पेश आते हैं, भले ही वह साधिका नहीं है। और खुद ध्रुव, वह वास्तव में उसकी कद्र करता है। सुनैना ने महसूस किया कि ध्रुव केवल उन्हीं लोगों के प्रति असभ्य था जो पहले उससे बदतमीजी करते थे। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अचानक एक रक्षक दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर आया, जिससे सुनैना और सम्राट दोनों चौंक गए। सम्राट ने नाराज होकर उसकी ओर देखा। तुम्हारी बिना अनुमति के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास इसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। क्षमा करें महाराज, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। कुंवर ध्रुव 5वें राजकुमार पंचम की पिटाई कर रहे हैं। शाही दरबार के बाहर रात की हवा शांत और ठंडी थी। ध्रुव महल की संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। हल्की चांदनी में उसकी आकृति ठंडी, संयमित और शांत दिख रही थी। सम्राट के साथ उसका काम पूरा हो चुका था। अब जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया था तो उसके पास वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। ध्रुव ने सोचा कि जब सम्राट सुनैना के साथ व्यस्त हैं तो ये राजकुमार द्वितीय के बारे में जांच करने का एक अच्छा अवसर है। उसके कदम महल परिसर के भीतर अतिथि कक्ष की ओर बढ़े, जहां रुद्रवंश के सदस्य उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसकी भौहें तन गईं। कुछ तो गड़बड़ थी। आमतौर पर जैसे ही वह प्रकट होता, एक कोमल और परिचित आवाज उसका स्वागत करती थी। लेकिन इस बार सन्नाटा था। वहां तारा नहीं थी। उसका स्वागत करने के लिए कोई दौड़ते हुए कदम नहीं आए। उसकी नज़र एक तलवार की तरह आंगन में घूमी। रुद्रवंश के सदस्य जिन्होंने उसके आने पर ध्यान दिया, वे जल्दी से सीधे खड़े हो गए और झुक गए। कुंवर ध्रुव की नज़र उन पर टिकी। तारा कहाँ है? उसके पास खड़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। वह स्पष्ट रूप से उलझन में था। तारा, क्या कुंवर ने उसे अपने पास आने के लिए नहीं कहा था? उसने भ्रमित होकर पूछा। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका चेहरा, जो कुछ क्षण पहले शांत था, तुरंत काला पड़ गया। उसके भीतर से अनजाने में जानलेवा इरादे निकलने लगे, जिससे हवा में एक ठंडक फैल गई। उससे ये किसने कहा? उसने धीरे से पूछा, लेकिन उसके स्वर की तीक्ष्णता ने रुद्रवंश के सदस्य का खून सुखा दिया। वह समझ गया कि ध्रुव इस बार वास्तव में क्रोधित है। वह व्यक्ति थूक निगलकर बोला। उसकी उलझन अब घबराहट भरी गंभीरता में बदल गई थी। एक महल की दासी, कुंवर। उसने कहा कि आपने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था और तारा को तुरंत उसके पीछे आना है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ध्रुव की ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जैसे ही उसकी शक्ति बढ़ी, उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। उसकी आवाज़ एक तलवार की तरह आंगन को चीरती हुई निकली। वह कहाँ गई? उस व्यक्ति ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत महल के पूर्वी हिस्से की ओर इशारा किया। उस तरफ कुंवर दासी उसे पूर्वी गलियारे की ओर ले गई थी। इससे पहले कि वह एक और शब्द कह पाता, ध्रुव ओझल हो गया। उसकी आंखें तेज और जानलेवा इरादे से भरी थीं। गलियारे में प्रकाश की एक लकीर सी दौड़ गई और उसके पीछे की हवा कांप उठी। बाकी बचे रुद्रवंश के सदस्य एक दूसरे को चिंता में देखने लगे। क्या हो रहा है? कुंवर अभी लौटकर आए थे और अचानक इतनी तेजी से क्यों निकल गए? जिस सदस्य से पूछताछ की गई थी, उसने अपनी मुठियां भींच लीं। कुछ गड़बड़ है, उसने ध्रुव के पीछे दौड़ते हुए कहा। तारा का अपहरण हो गया है। ये वाक्य स्थिति की गंभीरता बताने के लिए काफी था। रुद्रवंश के बाकी लोग भी एक तूफान की तरह उसके पीछे चल पड़े। वे ध्रुव को जानते थे। अगर तारा को, जो उसे बहुत प्रिय थी, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो आज रात यह शाही महल भी सलामत नहीं बचेगा। वे ये भी जानते थे कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। जिसने भी तारा को छूने की हिम्मत की थी, वह कोई ऊंचे पद वाला व्यक्ति ही होगा, क्योंकि महल के भीतर केवल रईसों को ही जाने की अनुमति थी। कुछ को चिंता थी कि यह नक्षत्र साम्राज्य के किसी व्यक्ति द्वारा बिछाया गया जाल है। दूसरों को उस व्यक्ति पर दया आ रही थी जिसने ध्रुव को उकसाने की हिम्मत की थी। उनका अंत उसी क्षण तय हो गया था जब उन्होंने ध्रुव की चीज से छेड़छाड़ की थी। आखिरकार अपने माता पिता के अलावा तारा ही वह व्यक्ति थी जिसके साथ ध्रुव ने सबसे अधिक समय बिताया था। उसके आदेश के तहत कई सेवक आए और गए, कुछ को निकाल दिया गया, दूसरों को दंडित किया गया, लेकिन तारा टिकी रही। इसका मतलब यह नहीं था कि वह खुलकर उसका पक्ष लेता था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ध्रुव उसकी परवाह करता था। उसने एक बार तारा को परेशान करने और उसे वह काम सौंपने के लिए कई सेवकों को निकाल दिया था जो उसका नहीं था। वह एक घटना ही रुद्रवंश के शिष्यों के लिए तारा को सम्मान देने के लिए काफी थी, भले ही वह एक दासी थी। रुद्रवंश के सदस्य इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे। किसी भी स्थिति में यह अब एक आपातकाल था। उन्होंने खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। दूसरी ओर बैजनाथ अपनी चाय पीते हुए शांति से बैठे रहे। जब तक मामला ध्रुव की सुरक्षा से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा होता, बैजनाथ ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया था। महल के रक्षकों और सेवकों ने ये सब देखा, लेकिन वे चुपचाप खड़े रहे। वे अपनी और रुद्रवंश की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर वे रोकना भी चाहें तो भी वे नहीं रोक सकते। ध्रुव पूरी गति से दौड़ रहा था। उसकी आकृति रात के गलियारों में बिजली की तरह चमक रही थी। वह जानता था कि यह कोई साजिश हो सकती है, या तो उसे बाहर निकालने की कोशिश या उसे धमकाने की। क्या ये राजकुमार द्वितीय हो सकता है, या बुजुर्ग सागर? उसने अटकलें लगाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उन्हें खारिज कर दिया। अंदाजा लगाने में समय बर्बाद करने के बजाय उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाया और तारा का सुराग ढूंढने लगा।
उसे लगा कि उसका ये प्रयास बेकार जाएगा, तभी उसे आगे से तारा की धीमी आवाज़ सुनाई दी, पास मत आओ। दरवाजे के सामने एक महल की दासी खड़ी थी, वही जो तारा को बहला फुसला कर ले गई होगी। ध्रुव की आकृति धुंधली हुई और 1 सेकंड से भी कम समय में वह उसके सामने था। दासी की आंखें डर से फैल गईं। ये राजकुमार पंच, वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए। दफा हो जाओ, ध्रुव ने झिड़कते हुए कहा। उसका जानलेवा इरादा एक शारीरिक प्रहार की तरह उसे लगा और वह दासी एक शब्द भी बोले बिना बेहोश होकर गिर पड़ी। ध्रुव ने उस पर नजर तक नहीं डाली, वह उसके लिए महत्वहीन थी। धमाका! ध्रुव ने लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। अंदर एक सुअर जैसा दिखने वाला कमीना, जो केवल राजकुमार पंचम ही हो सकता था, उसने तारा की कलाई पकड़ रखी थी। उसका चेहरा वासना से भरा हुआ था। लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। ध्रुव की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी, जिसमें इतनी तीव्र जानलेवा भावना भरी थी कि हवा ही जम गई। ध्रुव की ऊर्जा किसी सुनामी की तरह उन पर हावी हो गई, जिससे राजकुमार पंचम और तारा दोनों कांप उठे। तारा का साहसी चेहरा, जिसे उसने अपनी पूरी इच्छाशक्ति से थाम रखा था, आखिरकार टूट गया। कुंवर! उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसकी आवाज़ कांपने लगी। इस पूरे संकट के दौरान उसने संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी, ताकि वह रुद्रवंश और अपने स्वामी की गरिमा को बनाए रख सके। लेकिन अंततः वह एक दासी ही थी, एक साधारण लड़की जिसे इस डरावने सपने में धकेल दिया गया था। डर और अपमान की आग उसके सीने में जल रही थी, जब तक कि ध्रुव के आगमन ने सब कुछ शांत नहीं कर दिया। पहली बार जिस चेहरे से वह कभी डरती थी, उसे देखकर आज उसे बहुत सुकून मिला। राजकुमार पंचम की घबराहट का फायदा उठाते हुए तारा उसकी पकड़ से छूट गई और सीधे ध्रुव की ओर दौड़ पड़ी। मुझे क्षमा कर दें, कुंवर। वह अपराध बोध में अपना सिर झुकाकर रोने लगी। ध्रुव के चेहरे के भाव कुछ पलों के लिए कोमल हो गए। चिंता मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। फिर उसकी नज़रें खींची हुई तलवार की तरह तेज हो गईं। ये कचरा है जिसने अपनी सीमा लांघी है। शाही अहंकार बनाम शक्ति। राजकुमार पंचम, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और पसीने से तरबतर था, वह पीछे हटने के लिए बहुत अभिमानी था। वह चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजकुमार की खुशियों में खलल डालने की? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ध्रुव ने पीछे देखे बिना ठंडे स्वर में आदेश दिया, तारा की रक्षा करो और किसी को भी पास मत आने दो। चाहे कोई भी आए, वे मुझे परेशान नहीं करने चाहिए। राजकुमार पंचम, जिसे अब पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया था, गुस्से से पागल हो गया। क्या तुम्हें पता है कि शाही परिवार का अपमान करने वालों का क्या होता है? तुम्हें तुम्हारे पूरे वंश के साथ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहा है। ध्रुव की शांत आवाज़ एक धारदार ब्लेड की तरह सन्नाटे को चीरती हुई निकली। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? तो तुमने मुझसे क्या कहा? रक्षकों, आओ और इस आदमी को मेरे लिए गिरफ्तार करो। राजकुमार पंचम चिल्लाया। ध्रुव की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या किया है? राजकुमार पंचम ने उपहास किया। क्या? वह तो बस थोड़ा सा खेल था। वह सिर्फ एक मामूली लड़की है। तो क्या हुआ? मैं उसे अपनी 5 खूबसूरत दासियों के बदले में तुम्हें दे दूंगा। अपमान का जवाब, थप्पड़। चटाक! एक जोरदार आवाज़ गूंजी और ध्रुव की हथेली राजकुमार के गाल पर पड़ी। राजकुमार पंचम का सिर एक तरफ घूम गया और उसका शरीर एक खंभे से जा टकराया। उसके दांत फर्श पर खून के साथ बिखर गए। बिना मेरी अनुमति के तारा को यहाँ तक लाने के मुआवजे के रूप में तुम्हारी जान ली जाएगी, ध्रुव ने शांत और भावहीन आवाज़ में कहा। हालांकि इतना भी पर्याप्त नहीं लगता, क्योंकि तुमने उस पर अपने गंदे हाथ लगाने की हिम्मत की है। बताओ, क्या मुझे इस काम में शामिल हर व्यक्ति को इसमें जोड़ना चाहिए? राजकुमार पंचम कुछ पलों के लिए सुनना पड़ा रहा। उसने मुझे थप्पड़ मारा। क्रोध और पागलपन में उसने ध्रुव पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने बस अपना सिर थोड़ा घुमाया और मुक्का खाली हवा में चला गया। ध्रुव की ऊर्जा का भारी दबाव उस पर किसी गिरते हुए पहाड़ की तरह पड़ा। उसके घुटने तुरंत मुड़ गए और वह फर्श पर गिर पड़ा। चटाक! एक और थप्पड़ की गूंज हॉल में सुनाई दी। चुप रहो, मैं अभी भी सजा के बारे में सोच रहा हूँ। शाही रक्षकों का आगमन। तभी शाही रक्षक वहां पहुंच गए। सेनापति का चेहरा राजकुमार को खून में लथपथ देखकर सफ़ेद पड़ गया। तुम्हारी शाही महल में राजकुमार को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ध्रुव पर पड़ी, उसका गुस्सा तुरंत पहचान में बदल गया। कुंवर ध्रुव, सेनापति ने घबराते हुए कहा। यह ज़रूर कोई गलतफहमी है। राजकुमार पंचम ने शायद जल्दबाजी में कोई काम किया हो, लेकिन हम उचित मुआवजा ज़रूर सुनिश्चित करेंगे। वे शाही परिवार से हैं, उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। रुद्रवंश के सदस्यों ने रास्ता रोक लिया। कुंवर का आदेश है कि कोई हस्तक्षेप न करे। जब तक कुंवर न कहें, आप दूर रहें। सेनापति के माथे पर पसीना आने लगा। आप जानते हैं कि इसका क्या परिणाम हो सकता है? इसका मतलब रुद्रवंश और नक्षत्र साम्राज्य के बीच युद्ध हो सकता है। रुद्रवंश के सदस्य की आंखें सिकुड़ गईं। युद्ध? अगर ऐसा होता है तो क्या नक्षत्र साम्राज्य को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए? रक्षक घबरा गए। वे जानते थे कि नक्षत्र साम्राज्य यहाँ कमजोर पक्ष था। सेनापति ने तुरंत अपने सबसे तेज सैनिक को आदेश दिया, जाओ और सम्राट को सूचित करो। ध्रुव ने राजकुमार पंचम को जिस तरह सबक सिखाया है, उससे अब नक्षत्र साम्राज्य के साथ उसके संबंध पूरी तरह बदल सकते हैं।